हाय गाइस, माय नेम इज ट्विंकल एंड आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय अमेरिकन ऑथर हार्पर ली के बारे में। ये बुक 1960 में पब्लिश की गई है और इसको पुलित्जर प्राइज भी मिला है एंड हार्पर ली को बहुत सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। एंड ये बुक इतनी पॉपुलर है कि 60 इयर्स आफ्टर पब्लिकेशन अब भी इसके 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज सोल्ड होते हैं एवरी ईयर। गाइस, डायरेक्टली बुक में घुसने से पहले हम हार्पर ली के लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी नॉवल में है। तो सबसे पहली बात यार, जो हार्पर ली हैं उनके जो फादर थे वो एक लॉयर थे। जैसा कि हम देखेंगे हमारे नॉवल में भी एटिकस फिंच एक लॉयर है। और हार्पर ली के चाइल्डहुड में एक केस हुआ था जहाँ पे 9 ब्लैक मेन वर एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग 2 वाइट वुमेन। तो उसमें क्या था, बहुत ज्यादा पब्लिक अटेंशन मिला, पूरा मीडिया कवरेज हुआ एंड बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ एंड उसके बाद आखिर में आके जो 5 आउट ऑफ 9 मेन हैं उनको काफी लंबी पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट वगैरह दी गई थी। बट बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि पूरे टाउन को एंड सभी को इंक्लूडिंग वाइट मेन, उनको सबको ये लग रहा था कि ये सब कुछ रेस के बेसिस पे हुआ है क्योंकि वाइट्स जो है सुपीरियर हैं एंड जो ब्लैक्स हैं वो इंफीरियर है। और ये रेशियल प्रेजुडिस जो होता है, हिपोक्रेसी सबको दिख रही थी बट सब के सब शांत थे और इस चीज को एक्सेप्ट करते थे क्योंकि यार जो विक्टिम थे वो उनकी जो स्टोरीज थी वो पूरी मनगढ़ंत लग रही थी और जो कोई सब्सटैंशियली एविडेंस कुछ मिला नहीं था कुछ खास ये चीज प्रूव करने के लिए। बट फिर भी उनको जो है इम्प्रिजनमेंट हुआ। तो यार एक तो बात हमें माननी पड़ेगी कि एक होता है ऑफिशियली कुछ चेंजेस आना, इक्वालिटी लिख देना बस कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ 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 सब इक्वल हैं, पर दूसरा होता है चेंज ऑफ हार्ट और जो हम माइंड में क्या सोचते हैं और हमारे क्या बिलीव्स हैं। जैसे अभी का हम रिसेंट एग्जांपल ले लें, जैसे अभी हमने जॉर्ज फ्लॉयड वाला केस देखा, तो क्या वो सिर्फ एक ही केस था? नहीं, कहने को रिपोर्टिंग इस चीज की हुई बट बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस हैं, बहुत ज्यादा प्रेजुडिस है जो कि है मतलब एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सरफेस लेवल पर हो कि हाँ सब बराबर हैं, पर नहीं। ये जो अभी ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था यार, ये अभी नई चीज नहीं है और बहुत पुराना चलता आ रहा है और तब से चलता आ रहा है जब से स्लेवरी स्टार्ट हुई थी। तो स्लेवरी की जो प्रैक्टिस है वो 250 साल तक चली थी जहाँ पे व्हाइट्स ने ब्लैक्स को एक इंसान छोड़ो एनिमल्स को भी कोई ऐसे ट्रीट नहीं करता वैसे ट्रीटमेंट किया था। बट वो सब कुछ हट गया था। अमेरिकन सिविल वॉर चला था 1861 टू 1865 में और उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया गया, 13th अमेंडमेंट इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी। बट यार ये जो है एक फिजिकल लेवल पे हुई इरेज, बट मेंटली अभी भी एग्जिस्टेंट है। और मेरे हिसाब से जो ब्लैक्स हैं दोज आर नॉट द स्लेव्स, जबकि वाइट पीपल देमसेल्फ जो कि इन आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं वो खुद ही इन रेशियल हायरार्कीज जैसे आइडियाज का शिकार हैं, उनके खुद ही स्लेव्स बने बैठे हैं जिनको उनसे बाहर आना चाहिए बट अभी तक नहीं आ रहे हैं। जैसे हमने देखा अभी 2020 में भी यही हाल है। तो अब बात करते हैं हम नॉवल की, जिसके अंदर जो फोकस है हमारा वो है मेकॉम्ब टाउन, जिसमें एटिकस फिंच एंड उसके जो एक लॉयर है एंड उसके 2 बच्चे हैं, स्काउट एंड जेम, एंड उन्हीं के पर्सपेक्टिव से जो है नॉवल लिखी गई है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बच्चों की नजरिए से लिखी गई है और ये तो बच्चों की हुई, नहीं, ये एक राइटिंग टेक्निक है, एक स्टाइल है जिससे कि जो है हिपोक्रेसी बाहर आती है। जैसे बच्चे होते हैं उनको वेज ऑफ द वर्ल्ड नहीं पता, अडल्ट वेज कि कैसे होता है, सोसाइटी कैसे चलती है, तो उनको ये नहीं पता एंड जब वो इस चीज को क्वेश्चन करते हैं तो वो जो है चीजें हिपोक्रेसी, प्रेजुडिस, पक्षपात यानी वो सब बाहर निकल के आता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लो हमारे इंडिया के एग्जांपल ले हम, अगर एक 5 साल का हिंदू ब्राह्मण बच्चा है वो कहे मम्मी मैं जाके के घर खाना क्यों नहीं खा सकता, या फिर वाइस वर्सा, तो अब इससे उसको कुछ नहीं पता है पर लेकिन वो पूछ रहा है। इससे हमें ये दिखता है कि हमारे यहाँ पे 2 भार से हम लोग इक्वल और सब लोग सेक्युलर हैं बट रिलीजियस डिफरेंसेस काफी ज्यादा हैं। एंड ऐसे ही हम इस जो स्टोरी है अपनी नॉवल इसमें देखेंगे कि जो स्काउट है वो एक वाइट गर्ल है जो कि रहती है एक रेशियली प्रेजुडिस्ड एंड हिपोक्रेट टाउन में जिसका नाम है मेकॉम्ब। और ये सब जो है एक अडल्ट बंदे के साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि सोसाइटी कैसे चलती है, क्या तौर तरीके हैं समाज के। तो इसलिए जब हम एक
छोटे बच्चे के पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही अलग पड़ता है। और इनकी फैमिली के साथ एक रहती है कैलिफोर्निया, वो उनकी कुक है, वो एक ब्लैक वुमन है, बट दे ट्रीट हर लाइक अ ह्यूमन। मतलब वो डिफरेंसेस नहीं करते हैं रेस के बेसिस पे, एंड दे ट्रीट हर एज एनीवन इज शुड बी ट्रीटेड। एंड ये जो सिनेरियो है ये 1930s का है, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे, जहाँ पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत पीक पर चला गया था। बट ये जो फैमिली है थोड़ा वेल ऑफ दिखाई गई है। एंड अब आगे स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बू रैडली, तो उसकी वजह से पूरे टाइम जो है एक मिस्टीरियस सा श्राउड रहता है स्टोरी में। क्योंकि जैसे हम बचपन में छोटी छोटी स्टोरीज नहीं होती, ऐसे भूत बंगला है वहाँ पे और वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, घोस्ट वगैरह वाली स्टोरीज, तो वैसा सब कुछ है उसके बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट उसके अलावा भी जैसे बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं अरे हम इसको दिन में बाहर लाएं, और कुछ टेल्स सी स्टोरीज में बिलीव करते हैं कि ये तो रात को निकलते हैं और ये कुछ कर देते हैं बाहर, तो ऐसे डरते हैं बच्चे। बट ऐसा कुछ है नहीं, पर होता है ना बच्चों का, तो काफ़ी फनी है वो सब इंसिडेंट्स। और बू रैडली एक जो है सिंबलिज्म की तरह एक्ट करता है, जैसे कि टाउन के जो फियर्स हैं, सुपरस्टिशन है, इनइक्वालिटी है, रेशियल हिस्ट्री है, और जो इनटॉलरेंस वाला पास्ट है, और ये सब जो है ये सब एक सिंबलिज्म है, उस सब चीज़ों को दर्शाता है कि जो चीज़ें दिन के उजाले में बाहर नहीं दिखती हैं, क्योंकि बू रैडली भी दिन में बाहर नहीं आता है, तो वो उस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि जो ऐसी चीज़ें जो हैं इनजस्टिस वगैरह, ये सब जो दिन की रोशनी में दिखते नहीं है, पर लेकिन वो मेकॉम कम्युनिटी का एक जीता जागता हिस्सा है। और अब कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे टाउन को हिला के रख देता है, और वो होता है कि एटिकस फिंच जो कि एक वाइट लॉयर है, वो पूरे समाज के खिलाफ जाके एक ब्लैक मैन दैट इज टॉम रॉबिन्सन, उसका केस डिफेंड करता है। और इससे जो है सारी जगह उसके बच्चों को एंड उसकी पूरी फैमिली को फिजिकल थ्रेट्स भी, टॉन्ट्स भी, हर तरह की प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है। पर वो उस चीज़ से पीछे नहीं हटता है, वो स्टैंड बाय करता है ट्रुथ के, जो उसको सही लगता है वो करता है। इनफैक्ट वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मॉब लिंचिंग से भी टॉम को बचाता है। मीनवाइल हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रेजुडिस है, रेशियल डिवीजन है, स्पेसेस का भी, जैसे चर्चेस सबके अलग अलग हैं, और जो है कोर्ट रूम में भी स्पेसेस जो हैं वो भी अलग अलग हैं, ये कलर्ड पीपल की है और ये दूसरों की है। और ऐसे ही हमारा जो एजुकेशन है उसमें, लिटरेसी रेट में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सो जो केस है टॉम के ऊपर वो एक रेप का केस है, जो कि बॉब इवल ने लगाया है कि उसकी बेटी को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करी है टॉम ने, जो कि एटिकस फिंच अपनी इन्वेस्टिगेशन में कर देता है कि ये सब कुछ गलत है, और जो टॉम है वो इनोसेंट है, क्योंकि मायला वाज द वन हु ट्राइड टू फोर्सफुली सेड्यूस टॉम रॉबिन्सन। एंड जब इस कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में बॉब इवल अपनी बेटी को देखता है तो वो खुद ही अपनी बेटी को मारता है, जो कि उसके बाद जब वो अपनी भड़ास निकालने के लिए टॉम के ऊपर झूठा केस दर्ज करवा देता है। इन सब के बावजूद भी जबकि टॉम इनोसेंट प्रूफ हो जाता है, फिर भी जो ज्यूरी है जो पूरे वाइट मैन की है वो टॉम को सजा दे देते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। इससे हमारा रिजिडिटी ऑफ रेसिज्म दिखाई पड़ता है। एक दिन टॉम जब जेल से भागने की कोशिश करता है तो उस पर गोली चला दी जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, और इसके बावजूद भी बॉब का जो गुस्सा है वो शांत नहीं होता है, एंड उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो है मजाक बना दिया गया था कोर्ट रूम में, क्योंकि उसको गलत तो साबित कर दिया गया था, सबको पता भी था ये बात, बस सब लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि अपनी वाइट सुप्रीमेसी उनको ज्यादा प्यारी है। फिर उसके बाद वो जो है टॉम की जो वाइफ है विडो, उसको बहुत तंग करता है, परेशान करने की कोशिश करता है और अपनी सारी हदें पार कर देता है जब वो रात में अकेले आ रहे बच्चों यानी जेम और स्काउट पर फिजिकल अटैक करता है, और उनको बचाने के लिए हमारा सीक्रेट हीरो बू रैडली आता है, और उनकी हाथापाई के दौरान जो है बॉब इवल की डेथ हो जाती है, और इसमें जो है जेम को चोट भी आ जाती है थोड़ी, पर वो ठीक हो जाता है। सो लास्ट में हम देखते हैं कि जो एक मिस्टीरियस घोस्टली फिगर था बच्चों के लिए, वो एक काइंड हार्टेड एंड ब्रेव पर्सन के तरह एक बाहर आता है और लास्ट में अपना काम करके वापस अपने उस घर में चला जाता है, और स्टोरी ऐसे खत्म हो जाती है। सो गाइज दिस इज इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइए, कमेंट छोड़ के जाइए, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।